My dear students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12th Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days, I am teaching you topics from chapter number 2, Sources of Corporate Finance. Let's see the content part. In today's session, I will be explaining you about the sources of borrowed capital. जैसे हम लोग पिछले 2-3 स्लाइड्स में borrowed capital की ही स्टडी कर रहे हैं, ये वाला सेशन भी borrowed capital के ही ऊपर है. There are some more sources. The first source is American Depository Receipt. The other one is Global Depository Receipt. And the third one is Commercial Banks. जैसे हमने अपने previous slide में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड्स और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया था, वैसे ही इन दिस स्लाइड वी विल बी कंप्लीटिंग अबाउट दीज 3 टॉपिक्स. लेट्स स्टार्ट विद द ADR and GDR. The full form of ADR is American Depository Receipt and GDR is Global Depository Receipt. Now let's have an introduction part. In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchanges. हमारे इंडिया में, भारत देश में पब्लिक कंपनी के शेयर्स बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किए जाते हैं, रजिस्टर्ड किए जाते हैं. जैसे कि उसमें से एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो काफ़ी नामी ग्रामी भी है, जिसे हम BSE कहते हैं. वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE. With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian companies are also listed and traded on foreign exchanges, foreign stock exchanges. अब जब से 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और ग्लोबलाइजेशन आया था, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें 2-3 चीज़ों में राहत मिली थी. जैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए अलाउ कर दिया गया था एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसे हम शॉर्ट में LPG भी कहते हैं. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने का एक खुला प्लेटफॉर्म मिल गया था. दे वर अलाउड टू डू देयर ट्रेड फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. सो इस वजह से अब हमारे इंडिया के बहुत सारे शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड हैं. केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी हमारे बहुत सारे शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं. जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, विदेशों में NYSE करके है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, जिसे शॉर्ट में NASDAQ भी कहा जाता है. सो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे हमारे इंडिया के शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं. To list shares on these stock exchanges, company has to comply with policies of these stock exchanges. अब इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर अगर हम अपने कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू लिस्ट माई कंपनीज शेयर्स ऑन दीज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस, देन आई विल हैव टू अडॉप्ट और आई विल हैव टू फॉलो द पॉलिसीज गिवन बाय फॉरेन कंट्रीज स्टॉक एक्सचेंजेस. अगर मुझे अपने कंपनी के शेयर्स बाहर के देशों के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवाने हैं, तो मुझे उनके पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा, कॉम्प्लाई करना पड़ेगा. जो भी उनके नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. Now the policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchanges. Now this is very obvious कि हमारे देश में जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो टोटली अलग होते हैं. जो बाहर के देशों में रूल्स रेगुलेशंस है, वो टोटली अलग है. उनके स्टॉक एक्सचेंजेस के रूल्स और हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign stock exchanges, they gets listed indirectly using ADR and GDR. इसीलिए
ऐसे बहुत से इंडियन कंपनीज जो अपने शेयर्स को बाहर के देशों के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवा पाते हैं डायरेक्टली, तो वो लोग इनडायरेक्टली एडीआर और जीडीआर के थ्रू अपने शेयर्स को सेल करवाना शुरू कर देते हैं। सो जीडीआर और एडीआर एक ऐसा मेथड है जिसके इस्तेमाल से कंपनीज अपने शेयर्स को सेल आउट करवा सकती है टू द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। Now we will see the meaning of ADR and GDR. Now ADR and GDR, they are dollar euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchanges. ये जो ADR और GDR जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एक्चुअली डॉलर रिलेटेड या फिर यूरो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका मतलब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो या खरीदते हो तो आपकी करेंसी डॉलर में आएगी या तो आपको यूरो करेंसी के हिसाब से व्यापार कर सकते हो। और ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स यूएसए और यूरोप स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं। अमेरिका और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज पर एडीआर और जीडीआर का ट्रेडिंग किया जाता है। इंडियन कंपनी इश्यू शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। अब अगर हमको अपने शेयर्स बाहर के देशों में बिकवाने हैं तो हमें अपने बीच में किसी इंसान से हेल्प लेनी पड़ेगी जो बाहर तक हमारा काम कर सके। सो हमारी इंडिया की कंपनी शेयर्स एक इंटरमीडिएट पर्सन को सेल करती है, शेयर्स देती है, उसे कहते हैं डिपॉजिटरी। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एटसेट्रा, दे एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ये जितने भी डिपॉजिटरी बैंक ये अपने इंडिया में भी काम करते हैं। सो कंपनी इनके ज़रिए अपने शेयर्स को दूसरे देशों में इश्यू करवा पाती है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज बैंक्स, दीज आर द डिपॉजिटरी बैंक्स। यहाँ पर कंपनी, इंडिया की कंपनी अपने शेयर्स देती है और वैसे ही ये लोग शेयर्स को बाहर के देशों में लोगों तक पहुँचाते हैं। दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दीज शेयर्स। अब ये जो डिपॉजिटरी बैंक है जैसे सिटी ग्रुप हो गया या फिर न्यूयॉर्क हो गया, ये लोग उस एडीआर और जीडीआर को, जो इनको शेयर्स मिले थे इंडिया की कंपनी से, ये एडीआर और जीडीआर को इन शेयर्स के अगेंस्ट में लोगों को देते हैं। जो लोग भी ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो शेयर्स के बदले एडीआर और जीडीआर इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं और ये देने का काम करते हैं डिपॉजिटरी बैंक्स। ये सारे एडीआर जीडीआर देने का काम करते हैं। नाउ द एडीआर एंड जीडीआर रिप्रेजेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। अब एडीआर और जीडीआर एक्चुअली इनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। दीज एडीआर एंड जीडीआर देन सोल्ड टू पीपल इन फॉरेन कंट्री। अब जो लोग भी फॉरेन कंट्री में इंडिया की कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो उनको डिपॉजिटरी बैंक्स एडीआर और जीडीआर बेच देती है। इसमें पर्टिकुलर शेयर्स रहते हैं जो इंडिया की कंपनीज ने इन डिपॉजिटरी बैंक्स को दिए हैं। नाउ द एडीआर जीडीआर आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर्स। ये एडीआर और जीडीआर रेगुलर शेयर्स के हिसाब से ही दूसरे देशों में दिए जाते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी करवाए जाते हैं, रजिस्टर्ड भी करवाए जाते हैं। और जो इनकी कीमतें हैं दे आर एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग, ये हमेशा बढ़ती गिरती रहती हैं बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। बोथ एडीआर एंड जीडीआर आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये दोनों के दोनों डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। ये दोनों के दोनों डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंस केवल इतना आता है कि ये अलग अलग लोकेशंस में ही दिए जाते हैं या इनका व्यापार अलग अलग लोकेशंस में किया जाता है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, अगर कोई इन दोनों में से कोई रिसिप्ट ऐसा है जो अमेरिका में ट्रेड किया जा रहा है, जो अमेरिका में खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो इसका मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को आप खरीदा और बेचना केवल अमेरिका में कर सकते हो, नॉट आउटसाइड अमेरिका। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडीआर। इफ इट इज ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर दैन यूएसए इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर यही रिसिप्ट अगर आप यूएसए के बाहर लोगों को देते हो, ट्रेड करवाते हो, तो इसे जीडीआर कहा जाता है। मतलब वो रिसिप्ट जो यूएसए में ना होकर यूएसए के बाहर लोगों को दी जाती है उसे कहते हैं
GDR, Global Depository Receipt. NRI, non-resident Indians and foreign nationals, they can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. जो लोग भी विदेशों में रहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे बहुत सारे इंडियंस विदेशों में रहते हैं, अगर उनको इंडिया के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो ADR और GDR की मदद से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन इज स्टेइंग इन USA, अगर USA में कोई इंडियन रहता है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के शेयर्स में, तो वो ADR खरीद कर पैसा इन्वेस्ट कर सकेगा, क्योंकि ADR का मतलब ही होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. फिर वो आदमी GDR नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि GDR अमेरिका के बाहर ट्रेड किया जाता है. सो दीज आर द मेथड्स, ये जरिया है जिसके जरिए इंडिया की कंपनीज में लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं. दे कैन बाय ADR GDR बाय यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट. तो जिनके पास भी इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट है वो लोग आराम से ADR GDR खरीद सकते हैं और इंडिया की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. द कंपनी पेज डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक. अभी कंपनी जो डिविडेंड देती है वो देती है अपने होम करेंसी के हिसाब से. सो एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर एंड पेज डिविडेंड. सो फॉर एग्जाम्पल, पैसा हमने ज़रूर इंडिया की कंपनी में किया है, लेकिन हमारी जो डिपॉजिटरी बैंक है वो आ रही है USA में, तो वो हमको इंडिया के पैसे को USA के पैसे में कन्वर्ट कर देगी, उस करेंसी में कन्वर्ट करके हमको डिविडेंड दिया जाएगा. नाउ द एक्सचेंजेस ऑन विच GDR इज ट्रेडेड एज फॉलोज. अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर GDR का व्यापार किया जाता है, GDR खरीदा बेचा जाता है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ADR, बिकॉज ADR इज कम्प्लीटली ट्रेडेड इन USA. बात चल रही है GDR की. सो ऐसे कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नस्दाक दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर GDR ट्रेड किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमर्शियल बैंक्स. ये सेम टर्म हम लोग इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक्स. देर आर द नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. बहुत सारे बैंक्स को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे जरियों की ज़रूरत पड़ती है, जिन जरिए से वो अपने पैसे अपने बिजनेस में लगा पाते हैं. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. इन सारे सोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट जरिया जो है वो है कमर्शियल बैंक्स का. वो सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंट सोर्स के काम करते हैं. प्रेडोमिनेंट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण. तो किसी भी बिजनेस यूनिट को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो लोग कमर्शियल बैंक्स का सहारा पहले लेते हैं. कमर्शियल बैंक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस इन इंडिया. जो भी कॉर्पोरेट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया उसके लिए कमर्शियल बैंक्स की हेल्प लेकर ही अपने फाइनेंस की कमी को पूरा करते हैं. कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड mop up saving of people and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprise. Now मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दूं कि कॉर्पोरेट बैंक्स क्या करते हैं. बहुत सारे डिपॉजिट के स्कीम्स अपने अपने कस्टमर्स को देते हैं. जैसे हमको दिखाई देता है कि इस बैंक में हमको ये स्कीम मिल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा उस बैंक में जाते हैं और उस स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. हम अपने पैसे को उस स्कीम में लगाते हैं. फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक है या SBI बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है. तो अगर यहाँ पे कोई अच्छी स्कीम चल रही है डिपॉजिट की, तो हम लोग जाएंगे, हम लोग अपना पैसा उनको देंगे और उस स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं. इसका मतलब हमारा पैसा बैंक में चला गया है. सो बैंक क्या करते हैं, हमसे वो पैसा लेकर दे आर मॉपिंग अप द सेविंग्स ऑफ पीपल. मॉप अप मीन्स गैदर करना, जमा करना. सो लोगों के सेविंग्स को बैंक जमा करके और फिर उस पैसे की मदद से जितनी भी कंपनीज में ज़रूरत है वहाँ वो पैसे की ज़रूरत को बैंक वाले पूरा करते हैं. उन लोगों को हेल्प करके लोन के तौर पर सारी कमी को पूरा करते हैं. सो दिस इज़ गिव एंड टेक मेथड. बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं, अपने कस्टमर से पैसा लेते हैं और हमारे पैसे को कंपनीज में हेल्प के लिए लगा देते हैं.
जो कमर्शियल बैंक्स का रोल एग्जैक्टली ये है। नाउ कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज। कमर्शियल बैंक्स कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को बहुत तरीकों से मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं, जैसे कि बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज। कंपनीज को टर्म लोन्स दिए जाते हैं। टर्म लोन्स मीन्स टाइम पीरियड के लिए, कोई लोन 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो कंपनीज को कमर्शियल बैंक्स ऐसे टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। देन कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अलाउ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। बैंक्स क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, वो बैंक्स के शेयर खरीदते हैं, तो इस हिसाब से भी बैंक वाले कंपनीज में अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह से कंपनी को मदद हो जाती है। द थर्ड इज अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कमर्शियल बैंक्स एक अंडर राइटर के तौर पर भी काम करते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ एन अंडर राइटर विच हेल्प्स द कंपनी अ लॉट। Underwriter means he is a person who gives guarantee to purchase unsold shares of the company. Underwriter वो इंसान होता है या वो कंपनी होते हैं जो एक गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर्स अनसोल्ड रहे, अगर आपने 1000 शेयर्स लोगों को दिए और उसमें कुछ शेयर्स नहीं बिक पाए, तो वो अनसोल्ड शेयर्स हम खरीद लेंगे, तो इस हिसाब से हम आपको लॉस में जाने नहीं देंगे। सो कमर्शियल बैंक्स एक अंडर राइटर के तौर पर भी काम करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा प्रोवाइड करते हैं। They have become primary source of financing working capital of the business. Now working capital of the business means business का जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, जो वर्किंग कैपिटल डेली जो खर्चा होता है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए भी कमर्शियल बैंक्स एक प्राइमरी सोर्स का काम करते हैं, एक पहला इंपॉर्टेंट जरिए के तौर पे काम करते हैं। तो जब भी किसी बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होती है अपने वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, ऐसे वक्त में बिजनेस वाले कमर्शियल बैंक्स का सहारा लेते हैं। In India, primary source of financing working capital are bank credit and trade credit. अगर इंडिया में देखा जाए तो हमारे देश में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक क्रेडिट जैसे बैंक क्रेडिट का एक ज़रिया है। देन ट्रेड क्रेडिट, ये सारे स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स की हेल्प से कंपनीज अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। Banks have introduced innovative schemes for disbursement of credit. बैंक से बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लॉन्च किए हैं, जो इस लोन की कमी को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी आता है, और दिस टॉपिक अगेन कम्स इन अकाउंट्स एंड अगेन इट इज कमिंग इन एसपी, इवन ओसीएम में भी आता है। सो ऑल द 4 सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू दिस ओवरड्राफ्ट। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको दी जाती है, जैसे कि हम फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रख सकते हैं, हम सेविंग डिपॉजिट में अपना पैसा सेव करवा सकते हैं। वैसे ही एक अकाउंट की फैसिलिटी होती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। सो अगर आपका करंट अकाउंट है किसी बैंक में, तो वहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक। Second is the borrower can withdraw funds as and when and needed. As when and needed. Borrower चाहे तो कभी भी जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपना पैसा अकाउंट से निकाल सकता है। ये फैसिलिटी केवल ओवरड्राफ्ट वालों को अलाउड है, जिनके पास करंट अकाउंट है, केवल उनको ही ये फैसिलिटी अलाउड है कि जब वो चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और जितनी बार भी चाहे पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। He is allowed to overdraw on his current account. Overdraw means वो अपने बैंक बैलेंस में जितना पैसा है उससे ज़्यादा भी पैसा वो निकाल सकता है अकाउंट से। So he is allowed to overdraw up to the certain limit which is sanctioned by the bank. बैंक आपको एक पर्टिकुलर लिमिट बताकर देते हैं कि इस लिमिट तक आप अपना पैसा निकाल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल बैंक में अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है और वो 1,00,000 ख़त्म हो गए, अभी मुझे थोड़े और पैसों की ज़रूरत है, बैंक ने मुझे सैंक्शन किया है कि आप 1,00,000 के ऊपर 50,000 तक पैसे निकाल सकते हो। सो मैं 1,00,000 ख़त्म होने के बाद मैं 50,000 ऊपर से निकाल सकती हूँ। सो दिस फैसिलिटी आई हैव गॉट ओनली इफ आई एम हैविंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक। सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। विद दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉविंग्स आर परमिटेड।
एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक बताई हुई लिमिट तक हम लोग अपना ड्रॉविंग्स कितने भी बार हम अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं. सो दिस इज ओवरड्राफ्ट. Now there was something remaining. Repayments can be made whenever required during the period. हम लोग रीपेमेंट भी कर सकते हैं, पैसा भी वापस कर सकते हैं. अगर हमने बैंक से पैसा ओवरड्रॉ किया है तो हम लोग रीपेमेंट भी कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े. द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. हमारा इंटरेस्ट उसी पर लगेगा जितना हमने पैसा एक्चुअली विड्रॉ किया है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से 50,000 और ड्रॉ किया है, ओवर ड्रॉ किया है. सो मेरा इंटरेस्ट रेट उस 50,000 पर ही लगेगा. मुझे भले ही लिमिट मिली है 50,000 की, तो अगर मैंने 50,000 निकाले तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20,000 निकाले हैं, 50,000 की लिमिट है पर मैंने 20 निकाले हैं, तो मुझे इंटरेस्ट 20 के हिसाब से देना होगा, ना कि 50,000 के हिसाब से देना होगा. सो जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही डिटरमाइन कर दिया जाता है, डिसाइडेड होता है, फिक्स होता है. Let's see the next innovative scheme given by commercial bank, that is cash credit. हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा था. Now it is an important and popular form of financial aid. Financial aid मतलब आर्थिक सहायता. आर्थिक सहायता देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर मेथड होता है कैश क्रेडिट. दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ये मेथड सेम उसी तरह से ऑपरेट चलाया जाता है जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है. The borrower can withdraw amount from his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin. अगर borrower चाहे तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, जैसे कि हमने अभी पीछे करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था. कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटीज. नाउ कैश क्रेडिट आपको तब दिया जाता है, पैसे का उधार आपको तब दिया जाता है जब आप बदले में कुछ गुड्स या कोई सामान गिरवी रखवाते हो. मतलब एज अ सिक्योरिटी आपको भी बैंक को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. सो अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखवाना. हम जब बदले में कुछ बैंक को गिरवी रखवाएंगे तब जाकर बैंक हमको कैश क्रेडिट देगा. द लास्ट पॉइंट सेज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन. नाउ दिस पॉइंट इज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. यहाँ पर भी वही है कि आपको इंटरेस्ट उतने पर ही देना पड़ेगा जितना पैसा आपने बैंक से विड्रॉ करवाया है, ना कि उस पैसे पर जो बैंक ने लिमिट सैंक्शन की है. तो वही सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगी फिर से. अगर बैंक ने आपको एक लिमिट दी है कि आप इतने पैसे से इतना और निकाल सकते हो, तो आप 50,000 और निकाल सकते हो बैंक से, लेकिन आपने एक्चुअली निकाला केवल 20,000 है, तो आपको 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दैट इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड. 50,000 तो हमने इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ 20 ही किए. सो दैट वाज कैश क्रेडिट. ये सारे वो चीज़ें हैं जिससे कंपनीज के शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं. कम टू द थर्ड टाइप, कैश लोन्स. कैश लोन क्या होता है? अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट. इस मेथड में क्या होता है कि इफ आई वांट सम अमाउंट ऑफ लोन, तो बैंक वो लोन अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती है, क्रेडिटेड करवा देती है. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग. और जितना पैसा रह गया एक्चुअली उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो हमें पैसा धीरे धीरे चुकाना पड़ता है. द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. ये टॉपिक हमने कई बार 11th में भी किया हुआ है. व्हाट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज? फॉर एग्जाम्पल हमको ज़रूरत है पैसों की, तो हम वो बिल लेकर जाएंगे और बैंक को दे देंगे, बैंक हमको पैसा दे देगी. दैट इज डिस्काउंट करना. द ड्रॉवर ऑफ द बिल मतलब सेलर. किसी दुकान के मालिक ने बिल बनाया है और ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट. किसी कस्टमर ने कोई सामान उधारी पर लिया है लेकिन पैसा नहीं दिया है, उसने प्रॉमिस किया है कि हम आपका पैसा 2 महीने के बाद देंगे. तो ऐसे केस में जो दुकानदार है वो बिल तैयार करेगा उस कस्टमर के नाम पर कि भाई ये 2 महीने के बाद इस डेट को हमारा पैसा देने वाला है, तो दैट विल बी द ड्यू डेट. या उसके बाद उस पर ड्रॉवर के सिग्नेचर हो जाएंगे और वो बिल अपने पास रख लिया जाएगा. नाउ द ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है
कि अब फॉर एग्जाम्पल दुकानदार को पैसों की ज़रूरत 1 महीने में ही पड़ गई है, कस्टमर 2 महीने के बाद देने वाला था पैसा, लेकिन दुकानदार को पैसों की ज़रूरत 1 महीने के अंदर ही पड़ गई है, मतलब वो 2 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में वो दुकानदार, वो ड्रॉवर ऑफ द बिल बैंक के पास जाएगा और उस बिल को बैंक को दे देगा डिस्काउंटिंग के लिए। इट मीन्स बैंक उसको पैसा दे देगी। नाउ दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। इसको कहते हैं कि हमने एक बिल अपना बैंक को बेच दिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने 5,000 का बिल तैयार किया था दुकानदार कस्टमर के नाम पर, लेकिन कस्टमर 2 महीने के बाद पैसा लेकर आएगा और हमको 5,000 की ज़रूरत अब तुरंत ही पड़ गई है। तो ऐसे केस में मैं अपने बिल को बैंक वालों को एक तरह से सेल आउट कर दूंगी, बेच दूंगी। अब बैंक वाले क्या करेंगे, मुझे 5,000 पूरा का पूरा देने वाले नहीं है, बल्कि दे विल डिस्काउंट, दे विल कट सम अमाउंट आउट ऑफ 5,000। 5,000 में से कुछ पैसा वो डिडक्ट करेंगे एज देयर फीस और मुझे पैसा मिल जाएगा। समझ लो 500 रुपये काट लिया तो मुझे 4,500 रुपये मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर लेस दैन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। इसका मतलब बिल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 5,000, बैंक वाले मुझे उतना बिल नहीं देंगे, उतना पैसा नहीं देंगे, उससे थोड़ा पैसा काट कर देंगे, इसलिए बोला गया है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। दस बिल ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को भी ट्रेड बिल्स कहा जाता है, मतलब एक तरह से व्यापार करने का बिल कहा जाता है। दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम। बहुत सारे बैंक्स वो बिल्स को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसके बदले दुकानदार को पैसों की जब ज़रूरत होती है तो उसको पैसा दे दिया जाता है। बस फ़र्क इतना सा ही है कि पैसा पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, कि अगर बिल की वैल्यू 5,000 रुपये है तो दुकानदार को 5,000 नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा कट करके मिलेगा अमाउंट। लेकिन जैसे ही 2 महीने पूरे होते हैं और जब कस्टमर पैसे लेके आएगा 5,000, तो फिर वो पैसा दुकानदार को नहीं देने वाला है, बल्कि वो पैसा वो ले जाकर बैंक को देगा, क्योंकि बिल तो उसके पास है अब, तो सारा 5,000 बैंक को देगा। सो इस केस में बैंक वाले फायदे में हैं और हम लोग थोड़े से लॉस में हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई टॉट यू नाउ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या है। टिल देन सभी टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कीजिए, रिमेंबर कीजिए, डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको लर्न कीजिए बाय हार्ट। Until then, take care, bye bye, and thank you so much.